नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम टाइम में शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की कक्षाएं हम लोग कर रहे हैं और अब तक हमने 8 बड़ी क्लासेस कर ली हैं। इस क्लास के बाद 3 क्लास और रह जाएंगी जिसमें हम कंप्लीट घटना चक्र आई दृष्टि को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आज 18 तारीख है। आज हमने भी एक क्लास और देखी है, 20 से पहले आपने क्लास और देखी होगी साइंटिफिक करंट अफेयर्स की जो हमारी रह गई थी। तो हमने 8 बड़ी क्लासों में नेशनल, इंटरनेशनल, फिर इकोनॉमिक और साइंटिफिक करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। अभी ये यूपी स्पेशल कवर कर लेते हैं। 1 घंटा मुश्किल से भी नहीं लगेगा, 1 घंटे से ही कम की कक्षा ही ये होगी, है ना। 18-20 प्रश्न कुल बने हैं। कुल जो महत्वपूर्ण घटनाएं यूपी स्पेशल से वो देख लेंगे। यूपी का बजट हम बजट वाले सेक्शन में देख ही चुके हैं। तो ये कक्षाएं आप करते रहिए, उठा के रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करेंगे, करंट का काम इतना हो जाएगा। बाकी 2 या 3 दिन पहले संभवतः 24 तारीख को मैं आपको एक जो घटना चक्र में शुरू में पॉइंटर्स वाले क्वेश्चंस दिए हैं वो भी करा दूंगा, वो भी कंप्लीट कर दूंगा। तो इस श्रृंखला को हम 25 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इतने सवाल यहां से आएंगे ही। करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर से तो सवाल आते ही हैं, तो सर यहां से भी इतने सवाल आएंगे ही, ठीक है। और मेरी ये इनोवेशन इस कक्षाओं में है कि हम इसके साथ प्रश्न भी कर रहे हैं। अब तो लगभग सभी कोचिंग साई दृष्टि के प्रश्न देने लग गई हैं। खैर, मास्टर ने आज से 2 साल पहले आपके ये काम करना शुरू किया था, लेकिन अच्छी चीज को सबको फॉलो करना चाहिए, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश विशेष हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं 9वीं अपनी आज की इस कक्षा की। और आप सभी का धन्यवाद, इतनी रात में भी आप क्लास देख रहे हो। चलो, सिंगना क्या है ना। तो इन स्थानों को, इन चीजों को ध्यान रखोगे। छोटी छोटी न्यूज है। 25 जून 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आगरा के सिंगना में, आगरा में वैसे भी हम आलू केंद्र, आलू संरक्षण केंद्र पढ़ते ही हैं, आलू वाला जो है प्रश्न पहले भी आ रखा है। तो आगरा के सिंगना में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन करा है। तो या तो सीधे आगरा दे देगा आपको, सिंपल प्रश्न आएगा इससे, और सीधे या फिर सिंगना भी दे सकता है। कृषि किसान कल्याण के इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। किसका? दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र। कहां? आगरा के सिंगना में, आलू के लिए, ठीक है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, और गोरखपुर में कहां से इसका शिलान्यास किया गया है ये पूछा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के गांव जैतपुर, इसको याद रखोगे, कहां? NH-27 से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। कमेंट में आप बताओगे कि ये लिंक एक्सप्रेसवे किस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। ये कोई भी विद्यार्थी कमेंट कर दे, क्योंकि इसमें था नहीं तो मैं उसको दिल दे दूंगा, मतलब दिल वाला साइन, ठीक है। चलो, इस एक्सप्रेसवे की निर्माण लागत इतनी रुपया है, मोटा मोटा ध्यान रख लेना, 7283 करोड़ रुपया है। कुल लंबाई जरूर याद रखना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 91.5 किलोमीटर, 91.532 किलोमीटर, और गोरखपुर के जैतपुर से जो है इसका शुभारंभ किया है। बहराइच क्यों न्यूज में है? बहराइच में जो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है, 2023 में संभवतः क्वेश्चन आया था, 2023 पीसीएस में कतरनिया घाट का ईयर पूछ लिया था, अजीब सा सवाल था। अब ध्यान रखना, दोबारा आ जाए तो 1976 है। पीवाईक्यू याद होने चाहिए जुबान पे, 1976 है। उसमें 75 ऑप्शन था, हालांकि वो क्वेश्चन हटा होगा, लेकिन सबसे खराब बात आयोग की पिछले 2-3 सालों से यह हो गई है कि वो किसी भी परीक्षा प्रश्न पत्र की फाइनल उत्तर की जारी करना आवश्यक नहीं समझते हैं। ना तो वे बताते हैं कितने क्वेश्चन गलत किए, उनकी मर्जी, है ना। इसके खिलाफ भी थोड़े बहुत समय और बच्चा, मतलब फिर उबल जाएगा मामला, गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए किसी पे भी, है ना। चलो, उन बच्चों को अपने प्रश्नों के अधिकार जानने का अधिकार तो है ना, अन्य आयोग नहीं जारी करते हैं, आपको भी करना चाहिए। खैर, उन्होंने वन अधिकारियों के साथ घड़ियालों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गेरुआ नदी में घड़ियाल के 7 बच्चे छोड़े, है ना। तो कहां? बहराइच में। बहराइच में कौन सा? कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है। तो पहली बात, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? बहराइच में है। दूसरी बात, घड़ियाल संरक्षण के लिए 7 घड़ियाल के बच्चे छोड़े, कौन सी नदी में? गेरुआ नदी में। किसने? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा एरिया है दुधवा का। दुधवा पड़ता है लखीमपुर खीरी में, और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। दुधवा टाइगर रिजर्व में इस कार्यशाला की अध्यक्षता की केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने, ठीक है। तो मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रबंधन को, मानव वन्य जीव के संघर्ष जो हो रहा है
उसको कैसे प्रबंधित किया जाएगा, उससे रिलेटेड बात है ना। चलो, तो प्रश्न हमने इन्हीं तीनों घटनाओं को मिलाकर एक प्रश्न बना दिया। अब अलग अलग प्रश्न बनाते छोटी छोटी बात क्या मतलब था, इन तीनों घटनाओं को मिलाकर मैंने एक प्रश्न आपके लिए बना दिया। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आगरा के सिंगना में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई। बिल्कुल सही बात थी, सिंगना पहली बात हमने पढ़ी थी। 20 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के जैतपुर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। बिल्कुल ठीक है, ये हमने देखा, इसका लोकार्पण किया मतलब ये शुरू हो गया है, लोकार्पण करना मतलब शुरू कर देना, ठीक है। चलो, फिर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व नहीं, दुधवा टाइगर रिजर्व में मानव वन्यजीव कार्यशाला की अध्यक्षता की। तीसरा गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 सत्य हैं, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया बढ़िया सवाल, ठीक। चलो, फिर ये एक छोटा सा आपके लिए 2 मिनट लूंगा। डिकोड एग्जाम की तरफ से अभ्युदय बैच नया जो 2026 में आरओ की वैकेंसी आएगी, कह रहे हैं आएगी तो किसी सोर्सेस के आधार पर ही कह रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आरओ के लिए डिकोड एग्जाम आपको पता है एक विश्वसनीय संस्थान है, चाहे फिर वो हमारी हिंदी वाली पुस्तक सही, चाहे पीटी वाली टेस्ट सीरीज सही। विद्यार्थियों ने लगातार अच्छे रिव्यूज के साथ विद्यार्थियों ने अच्छे रिव्यूज दिए हैं और उसने विद्यार्थियों को अच्छे अंक दिए हैं। उसी सबके हम बेस पे, या आपको जो यूट्यूब पे हम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, सबके बेस पे हम आपके समक्ष एक अभ्युदय बैच लेके आ रहे हैं जो 2026 में आरओ की परीक्षा होगी। उसके लिए बढ़िया एक आप हमें 4-5 घंटे डेली दीजिए, 4 से 5 घंटे। आप कहीं भी जॉब करते हैं, महिला हैं, गृहिणी हैं, आप आराम से तैयारी कीजिए। बहुत शानदार तरीके से हम आपके लिए उस सफर को आसान करेंगे। 1 अगस्त से इसकी डिटेलिंग मिल जाएगी और 5 अगस्त से बैच शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण, ध्यान रखोगे अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में आएगा। मतलब अग्निवीर योजना के तहत जो लोग सेना में गए हैं उसके 25% लोग ही वहां रहेंगे, बाकी लोग दोबारा से वापस आ जाएंगे, मतलब उनको सेवानिवृत्ति मिल जाएगी। सरकार उनको एक मुश्त 20-25 लाख रुपए है शायद वो पैसा प्रदान करेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना लाई है कि जो अग्निवीर आ रहे हैं वो पुलिस प्रशिक्षित पहले से ही हैं, तो बोले इन्हें पुलिस में भर्ती कर लो। लेकिन ऐसा ही नहीं, पेपर होगा, पेपर के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण का मतलब ये है कि जो जिस श्रेणी में है उसको उस श्रेणी में ही आरक्षण देना। मान लो महिला है, जिस श्रेणी में है महिला में आरक्षण मिलेगा उसको। पुरुष जनरल है तो जनरल श्रेणी के पुरुष में 20% आरक्षण मिलेगा। ये तो आप जो बात याद रखोगे वो एक तो ये याद रखोगे 20% आरक्षण पुलिस बल में। दूसरी बात, ये आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, मतलब जो कांस्टेबल वाली परीक्षा होती है, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार, पंचायत प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन योजना और फायरमैन की सीधी भर्ती में ये नहीं है। फायरमैन की सीधी भर्ती में लागू होगा, ये दूसरे का टाइप हो गया है शायद, है ना। चलो, तो और फायरमैन की भर्ती में लागू होगा, इतनी चीजों में ये लागू होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, यानी जो पुलिस बेसिकली है, कांस्टेबल रैंक है, उस पे ये चीज लागू होगी, ठीक है। पूर्व अग्निवीरों को 4 वर्ष की सेवा के पश्चात 4 साल बाद भूतपूर्व सैनिक की तरह अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाकर अधिकतम 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। 3 साल की छूट ने उम्र में प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसके तहत अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में सेवा से बाहर आएगा, जिसमें 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होंगे और 75% अग्निवीर सशक्त कार्यकुशल होकर समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल होंगे। सवाल क्या बनेगा, क्या सही नहीं है? 3 जून 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में 40% नहीं है, परसेंटेज याद रखना 20%, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। यह आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में लागू होगा। यह भी बात बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। हमसे यही पूछा है क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। गोरखपुर में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण, ठीक है। तो गा से गोरखपुर और गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण 29 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गोरखपुर के जिले के चरगामा में 200 टीडीपी क्षमता के गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया गया। यह स्टेशन नगर निगम गोरखपुर द्वारा इतने रुपए की लागत से बनाया जाए। गार्बेज है, कूड़े के लिए जो बेसिकली है उसका, तो कोई इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। एनएमसीजी की 63वीं बैठक, एनएमसीजी क्या है? नेशनल क्लीन गंगा करके वो है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन।
तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की नई दिल्ली में 63वीं बैठक हुई है। 63वीं कार्यकारी समिति की बैठक में गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनर्जीवित हेतु महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में सीवेज प्रबंधन परियोजना के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई है। तो गंगा की सहायक नदी यमुना है, आगरा में यमुना आगरा से होकर बहती है, उस लिए काम किया गया है। तो आगरा में सीवेज प्रबंधन परियोजना, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखोगे। जी सर रख लेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है लेकिन ध्यान रख लेना। एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने की परियोजना, यह महत्वपूर्ण है। गांव देहात में जब विवाह होते हैं तो सरकारी स्कूल में ठहरा देते हैं, सरकारी स्कूल में विवाह हो जाता है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक विधानसभा की ग्राम पंचायत में, भी ग्रामीण विधानसभाएं ली हैं, जो विधानसभाएं बेसिकली ग्रामीण आधारित है उनको, तो प्रत्येक विधानसभा में एक बारात घर या विवाह घर का निर्माण सरकार कर रही है ना। यद्यपि इससे बहुत ज्यादा कुछ हो, क्योंकि गांव वाला दूसरे गांव में थोड़ी विवाह करने जाएगा। हाँ, ये है कि एक उसमें विवाह घर का निर्माण हो जाएगा एक विधानसभा में, तो आसपास के कुछ गांव, 8-10 गांव, 5-7 गांव का भला हो जाएगा। ठीक, चलो 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की जो विधानसभा है उनमें एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव रखा है। प्रथम चरण में याद रखोगे कितनी, 71 विधानसभाओं में एक विवाह घर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह का निर्माण कराए जाने हेतु 25-26 में है। तो इसी बजट की योजना है 100 करोड़। सवाल क्या बनेगा, अच्छी ग्रामीण विधानसभाओं में सबने बनाएंगे, ये बनाएंगे सबने, लेकिन पहले चरण में 100 करोड़ रुपया दिया है, 71 विधानसभाओं में बनाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद आगे बनाएंगे सभी ग्रामीण अमृत 2.0 परियोजना उत्तर प्रदेश। ये क्या है, 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अमृत 2 अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु नगरीय निकायों का देय निकांश घटा दिया, इसमें कुछ कोई महत्वपूर्ण नहीं है। पंचायत प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजना, ये क्या है, 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर, याद रखोगे इसमें संख्या पूछी जा सकती है, 1500 तक की आबादी, बहुत छोटी ग्राम पंचायत होगी, है ना, 1500 की आबादी वाली ग्राम पंचायत के लिए स्वयं के संसाधन से आय आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना वर्तमान में 2025-26 में 10 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए प्रदान की गई है। ठीक, लखनऊ किस लिए चर्चा में है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया। तो आपसे पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र शुरू हुआ, तो याद रखोगे लखनऊ। बदायूं में क्या हुआ है, BL वर्मा केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सफाई कर्मियों के सम्मान में जो नमस्ते योजना सरकार ने चलाई है, उसका एक विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की। तो नमस्ते योजना ध्यान रख सकते हो बस। उत्तर प्रदेश में ODOP योजना के तहत नए उत्पाद शामिल, यहां से एक सवाल सीधा आ सकता है, एक सवाल सीधा आ सकता है इन चीजों से, देखते हैं अभी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है, जैसे कृषि उपकरण और सहायक सामग्री। तो कैसे याद रख लोगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, बागपत है, तो भाई बाग है, बाग में तो कृषि उपकरण चाहिए ही, पेड़ के चारों तरफ सिस्टम बनाना है, कुछ भी करना है तो कृषि उपकरण चाहिए। ठीक है सर। हौजरी उत्पाद, तो हौजरी उत्पाद कहां, सहारनपुर में। ठीक है, तो हौजरी का सहारा है मतलब कपड़ों का सहारा है, ऐसे ध्यान रख लेना, सहारनपुर। धातु और वस्त्र परिधान गाजियाबाद में, धातु उत्पाद और वस्त्र गाजियाबाद, हौजरी का काम सहारनपुर, इनको याद कर लेना, है ना। धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प तो अमरोहा, अमरोहा। पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवियर आगरा के लिए। ठीक है, आगरा तो आपको पता ही आगरा का पंछी पेठा। धातु उत्पाद हमीरपुर, और हमीरपुर जब मैं कहता हूं तो आपको याद आना चाहिए बुंदेलखंड एरिया, 7 जिले। लकड़ी उत्पाद बरेली, ठीक है, तो बरेली वाले अब झुमका नहीं पहनते, अब लकड़ी, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। चिकोरी उत्पाद एटा,
एटा है ना, एटा बेटा किसी से कह रहे हो तो बोले चिपके मत, चिकोरी ज्यादा चिपके मत, बेटा बेटा मत करे। ठीक, खाद्य प्रसंस्करण प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ आंवले के लिए भी फेमस है, तो इसको एक बार ध्यान रखना, रिवाइज कर लेना कि कृषि सहायक सामग्री बागपत, हौजरी उत्पाद सहारनपुर, धातु उत्पाद और वस्त्र परिधान गाजियाबाद, धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प कहां, अमरोहा, पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवियर आगरा, धातु उत्पाद हमीरपुर, लकड़ी उत्पाद बरेली। तो अब झुमका पहनना छोड़ दिया है, अब समझ जाओ। चिकोरी तो बोले ज्यादा चिपके मत, बेटा बेटा करके। खाद्य प्रसंस्करण प्रतापगढ़, तो इतनी बात याद रखोगे, सवाल बन सकता है। उत्तर प्रदेश सीड पार्क की स्थापना, तो उत्तर प्रदेश सीड पार्क मतलब बीज पार्क याद रखोगे। मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में 5 अत्याधुनिक सीड पार्क की स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कितने सीड पार्क? 5 सीड पार्क। पहला बना है, कहां बना है? तो पहला सीड पार्क मध्य जोन में लखनऊ में बना है। अभी एक काम और पीछे हम लखनऊ में पढ़ के आए, ब्रह्मोस का जो परीक्षण केंद्र है वो लखनऊ में बनाया माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, 130 स्थापित किया जाएगा जिसको उन्होंने लागत। तो पहला सीड पार्क है, कहां बनना है? इस पार्क का नाम पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो है वो लखनऊ में है ना। ये चौधरी चरण सिंह पार्क हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, तो उसको भी आप ध्यान रखोगे। 1961 में बना है, 65 या 61 एक बार देख लेना, 65 आई थिंक। शेष 4 सीड पार्क विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। अभी उनका स्थान नहीं बताया है कहां बनाएंगे। ठीक, चलो सवाल क्या, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? पिछली घटनाओं पर आधारित, कई घटनाओं पर आधारित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदायूं उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस एकीकरण का वर्चुअल उद्घाटन करा, क्या? लखनऊ में किया था सर, गलत है। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत 12 नए उत्पाद, याद रखोगे संख्या भी, और याद करा दिए मैंने सारे। 15 मई को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 5 अत्याधुनिक सीड पार्क बनाए जाने की मंजूरी दी है। पहला कहां? लखनऊ। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही नहीं है। आगे चलते हैं। यूपी एग्रीज तथा एआई प्रज्ञा, ये क्या आइटम है, इसको समझो। 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा और विश्व बैंक के समूह के अध्यक्ष अजय बंगा या बग्गा ने यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा कार्यक्रम की शुभारंभ की। क्या है ये? यूपी एग्रीज परियोजना का उद्देश्य पूर्वांचल और बुंदेलखंड, याद रखोगे कहां कहां? पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों, पूर्वांचल के 21 और बुंदेलखंड में 7 जिले हैं। आपको पता है 2 मंडल हैं, एक झांसी एक हमीरपुर या चित्रकूट। ठीक, इनमें कृषि में क्रांति लाना, महिलाओं को 30% भागीदारी देना। अब इसके लक्ष्य ध्यान रखो, सवाल सीधे बन के आएगा, कह रहा हूं बड़ी स्कीम है, सवाल सीधे बनेगा। एक इससे और एक यूपी उद्यमी जो युवा उद्यमी कार्यक्रम है, दोनों से सवाल बनेगा। 2 पेपर हुए, एई वाला पेपर हुआ था उसमें भी दोनों से सवाल आया है, इसमें भी सवाल आएगा। महत्वपूर्ण योजनाएं, जिन योजनाओं में ज्यादा किया जाता है, ज्यादा जिन योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है, सवाल आएगा। अब जैसे एक पेड़ मां के नाम योजना थी, पूरे सब पेड़ वेड़ लगाए, लेकिन वो पूरा बाद में हो गई, 15 जून के आसपास हो गई, तो इस जुलाई में हुई है वो, तो है ना, तो वो नहीं पूछा जाएगा। खैर, कृषि, लेकिन खूब प्रचार प्रसार जिस योजना का हो, तो इसका भी खूब हुआ है। 28 जिले, कृषि में क्रांति लाना, महिला कितनी करना? 30% महिलाओं की भागीदारी करना, प्लस 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना। यूपी एग्रीज वर्ल्ड बैंक के साथ योजना आई है, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए आई है। टोटल 28 जिले हैं, 7 जिले तो बुंदेलखंड में है ही है, वो हमें याद है। पूर्वांचल के 21 जिले हैं, 30% महिलाओं की प्रतिभागी करेंगे, 10 लाख किसानों को रोजगार देंगे, मतलब लाभान्वित करेंगे। 4000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसमें से 2700 करोड़ रुपया विश्व बैंक देगा, 6 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा। इस परियोजना के विश्व बैंक का अतिरिक्त राज्यांश होगा, मतलब 1166 करोड़ रुपया राज देगा। 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा और 500 किसानों को विदेश भी भेजेंगे भाई टेक्निक का प्रशिक्षण लेने के लिए। ठीक, एआई प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत, अब ये यूपी एग्रीज था, ये यूपी एग्रीज है। अब एआई प्रज्ञा क्या है? इस कार्यक्रम के तहत 10 लाख युवाओं को, उसमें कितने जोड़ रहे थे? 10 लाख किसान, ध्यान रखना, 1 लाख दे देगा, 10,000 दे देगा, 10 लाख है। और यहां 10 लाख युवाओं को एआई से रिलेटेड प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक चरण में 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर प्रमाण पत्र प्रदान करना है। सवाल क्या बनेगा?
9 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बग्गा ने यूपी एग्रीज और प्रज्ञा कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। बिल्कुल ठीक है। यूपी एग्रीज परियोजना के तहत 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा, ठीक है, और 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्लस टोटल आय एक अनुमान के अनुसार 10 लाख किसान लाभान्वित होंगे। एआई प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार 10 लाख युवाओं को बुद्धिमत्ता और डिजिटल कार्यक्रम से प्रशिक्षित करेगी। सभी सही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास और दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022, इसमें कुछ संशोधन किया है जिस वजह से ये चर्चा में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दुग्धशाला और दुग्ध विकास नीति क्या कह रही है इसको समझो। 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इसमें संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के बराबर सुविधाएं देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। तो कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात ना है। नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों और मौजूदा स्थापना के लिए आधुनिकीकरण के लिए 10% से बढ़ाकर 35% सरकार आपको अनुदान देगी। नई इकाइयों के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपया और पुरानी इकाइयों के लिए 2.5 करोड़ रुपया सरकार देगी अगर आप उनका नवीनीकरण करा रहे हो। कोई महिला उद्यमी सौर ऊर्जा आधारित 75 किलोवाट का बिजली परियोजना लगा रही है तो उसको 90% तक सब्सिडी मिलेगी। पुरुष लगा रहा है तो उसको 50% तक सब्सिडी मिलेगी। ये बात भी ध्यान रखना। चलो, उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति, ये क्या है? मतलब उत्तर प्रदेश को वैश्विक क्षमताओं का केंद्र बनाना। 6 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश में आईटी, वित्त, मानव संसाधन और ग्राहक सहायता जैसे क्षेत्रों में वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा देना है। आईटी, वित्त, मानव संसाधन और ग्राहक सहायता जैसे क्षेत्रों में वैश्विक क्षमता केंद्र, जैसे वो नोएडा में बीपीओ टाइप है। इस स्थापना से राज्य की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जीसीसी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के शहरों को विकसित करने में सहयोग करेंगे, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी और ग्रामीण और शहरी आय में असमानता में कमी आएगी। कौन सा सही है? 6 मई को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति स्वीकृत की गई है 2024। तो ध्यान रखना है इसको। इसका उद्देश्य प्रदेश में आईटी, वित्त, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता जैसे क्षेत्रों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देना है। तो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, चलो आगरा में क्या हुआ? आगरा फिर चर्चा में आ गया। एक बार अभी किस लिए आया था? क्योंकि हमने उसके पेठा और जो दूसरा उत्पाद था फुटवियर, उसको जीआई टैग में शामिल किया था। ठीक है, तो इसलिए भी अब दूसरी बार क्यों चर्चा में आया है। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती होती है। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने आगरा में 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन किया, है ना। साथ ही उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा का भी शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव महासभा के साथ मिलकर लखनऊ में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। कहां? लखनऊ में। ठीक, बाबा साहब के ऊपर। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो जीरो पॉवर्टी वाला अभियान था जो मैंने आपको बजट में ये बताया था, कहा था इससे प्रश्न जरूर आएगा, जीरो पॉवर्टी। ठीक है, तो जीरो पॉवर्टी का अभियान का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा। ठीक, केआन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड का प्लांट कहां लगा है? ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर जिले में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा जो है में सुपर मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत केआन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का उद्घाटन किया। 1200 करोड़ रुपए का निवेश है, मुख्यमंत्री तो जाएंगे ही। 30 एकड़ में पहला यह प्लांट अनाज आधारित है। ठीक है, यह डिस्टिलरी प्लांट एक एथेनॉल प्लांट है, अनाज से एथेनॉल बनाएगा। इससे पेट्रोल और डीजल की जगह एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। श्रृंगवेरपुर धाम तो प्रयागराज के पास पड़ता है, श्रृंगवेरपुर, है ना। चलिए, 3 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री ने श्रृंगवेरपुर धाम प्रयागराज से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रिय सखा भगवान निषादराज गुहा के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया, है ना। तो आपको पता है निषादराज जी थे जो भगवान को, जब भगवान बन जा रहे थे तो उनको जो है नाव से जिन्होंने पार लगाया था, है ना, सरयू नदी में। तो ये याद रखना, श्रृंगवेरपुर धाम प्रयागराज के पास है। तो जन्मोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया। फिर इतने करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने निषाद राज बोट सब्सिडी योजना, है ना, निषाद राज बोट सब्सिडी के लोग अगर बोट खरीदना चाहें तो उनके नाम पर 1100 नाविकों को 3.2 करोड़ रुपए और मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 1400 मत्स्य पालकों को 20 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया। ठीक, चलो, राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य समझौता। क्या समझौता हुआ? देखो,
दोनों के मध्य 11 मार्च को बनारसी उत्तर प्रदेश में एक आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन। अब देखो, एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग रसद वो है और अंतरदेशीय जलमार्ग। तो आपको पता है बनारस प्रयागराज से हल्दिया तक जो पहला अंतरदेशीय जलमार्ग है वो है। तो बीच में बनारस में इन्होंने क्या करा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित कर लिया कि भाई यहां से अगर कोई चीज आ रही है, यहां से आ रही है, तो उसको बढ़िया से सिस्टमेटिक रूप से हो जाए। 150 एकड़ में फैला यह पार्क 650 मीटर के एक्सेस रोड के माध्यम से NH7 से जुड़ा होगा। NH7 में NH2 के जंक्शन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। तो NH7 पे है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, कहां, बनारस में। याद रहेगी बात, यस सर। बनारस में डॉल्फिन सफारी, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे बनाने की घोषणा की गई है। डॉल्फिन सफारी पूछ ले आपसे कहां, तो बनारस में। ये भी बनारस में, बनारस में नदी है, गंगा नदी है, और ये भी डॉल्फिन भी गंगा नदी डॉल्फिन है, तो बनारस में बना देंगे। बिठूर महोत्सव कानपुर के पास पड़ता है, बिठूर आयोजन किया गया। यहां प्रतिवर्ष पौराणिक स्थल है और बिठूर में आयोजित किया जाता है महोत्सव, बिठूर महोत्सव। इस वर्ष यह महोत्सव उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझा संस्कृति की विरासत पर आधारित था। तो आपसे पूछ ले, बिठूर महोत्सव में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के साथ किस राज्य की साझा संस्कृति को प्रदर्शित किया गया, तो महाराष्ट्र। सवाल क्या बनेगा, 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में या गीडा में सुपर मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत केयान डिस्टिलरी के प्लांट, और ये एथेनॉल का प्लांट है, अनाज आधारित प्लांट है, ठीक है। सवाल क्योंकि मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है, सवाल बन सकता है। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है क्या, ना, बनारस में। याद रखोगे, दूसरा गलत हो जाएगा। 21 से 23 मार्च 2025 को कानपुर में बिठूर महोत्सव का आयोजन किया, यहीं किया जाता है कानपुर के पास बिठूर महोत्सव। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला है रंगोत्सव, है ना, रंगों का त्योहार, दैट इज बरसाना। मथुरा में आपको पता है लठमार होली खेली जाती है। तो होली के अवसर पर मुख्यमंत्री ने बरसाना, मथुरा में रंगोत्सव का शुभारंभ किया। यह उत्सव उत्तर प्रदेश के ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित किया गया। इस उत्सव का समापन 22 मार्च को हो गया। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। काशी तमिल संगमम, KTS, काशी तमिल संगमम, KTS 3.0। तो इसमें क्या क्या बात ध्यान रखनी है, 2 संगम इससे पहले और हो चुके हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो साउथ की संस्कृति है और उत्तर नॉर्थ की संस्कृति, उन दोनों में बढ़िया कॉम्बिनेशन हो पाए, वो दोनों आपस में अलग अलग ना समझें स्वयं को। खैर, 15 से 24 फरवरी इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखोगे। 15 से 24 फरवरी तक, मतलब फरवरी में हुआ है। KTM 3 का आयोजन किया गया, काशी तमिल संगमम। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा, और भी कई मंत्रालय थे, और उत्तर प्रदेश सरकार, मेनली शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। इसका मुख्य विषय था महर्षि अगस्त्य, ठीक है। 3 तमिल संगम जब हम पढ़ते हैं, संगम समितियां, तो 3 संगम समिति हुई थी, पांड्य राज्यों के संरक्षण में हुई थी, है ना। पहली मदुरई, दूसरी कपाटपुरम, तीसरी मदुरई में हुई थी। पहली 2 की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने ही की थी, तीसरी की अध्यक्षता नक्की करने की थी। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, बेसिक फैक्ट्स हैं। इस कार्यक्रम के लिए IIT मद्रास और IIT BHU, तो साउथ वाली ले ली मद्रास और बनारस की ले ली BHU, ठीक है। तो इसको ध्यान रखोगे। बनारस में इसका आयोजन हुआ है काशी तमिल संगमम का, तो IIT BHU है, और IIT मद्रास साउथ से ले ली, ठीक है। चलो, भारतीय इतिहास कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र, ये 2 बार दिया है इस पुस्तक में। खैर, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र जो है वो कहां आयोजित हुआ, वो आयोजित हुआ नोएडा में। भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में वो आयोजित हुआ। तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहां आयोजित हुआ है, नोएडा में आयोजित हुआ है। इसे संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय विरासत संस्थान नोएडा डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। तो नोएडा में आयोजित हुआ है, याद रखोगे, भारतीय संस्कृति कला इतिहास कांग्रेस 32वां सत्र है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन, कि भारतीय महाकाव्यों ने कला और संस्कृति को क्या दिया है। महाकाव्य की जब हम बात करते हैं तो 2 बड़े महाकाव्यों का नाम सामने आता है, महाभारत और रामायण, ठीक। चलो
अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहां हुआ है? तो प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान, मध्य प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में 16 से 18 फरवरी पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का भी आयोजन हुआ। तो आपसे सीधे पूछ लेगा कहां हुआ, तो याद रखना कुंभ के दौरान हुआ था, तो प्रयागराज में हुआ होगा। इस महोत्सव में 200 से अधिक प्रवासी पक्षी और स्थानीय पक्षियों की प्रजातियों को देखने का अवसर मिलता है। कौन सुमेलित नहीं है? रंगोत्सव बरसाना से मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, इसीलिए चर्चा में था। काशी तमिल संगम बनारस में हुआ है। आईआईटी बीएचयू, आईआईटी मद्रास, अगस्त ऋषि को मेन इसका विषय थे। अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव मिड कुंभ में प्रयागराज में आयोजित हुआ। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र आगरा नहीं नोएडा में हुआ है, तो चौथा गलत हो जाएगा। हमसे यही पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो केवल 4 सही नहीं है, बाकी 1 2 3 सही है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब बनारस फिर से आ गया। बनारस क्यों फिर चर्चा में है? देखो 2025 को भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के शहर में अपना उप कार्यालय पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में उन्नत करने की घोषणा की है। मतलब जो इनका उप कार्यालय था वो पूर्ण कार्यालय कर दिया। बाकी जो नेशनल हाईवे वाला सिस्टम है और अंतर्देशीय जलमार्ग, उन दोनों ने मिलके बनारस में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी खोला है जो NH7 पर स्थित है। पीछे पड़ के आए। ठीक, यह इसका छठा कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय। किसका? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने स्थायी कार्यालय की घोषणा कर दी है। अन्य कार्यालय कहां है? 5, ये छठा है। 5 अन्य कहां है? एक गुवाहाटी असम में है, पटना बिहार में है, कोची केरल में है, भुवनेश्वर ओडिशा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ये कार्यालय कोई नहीं पूछ रहा, बहुत टफ सवाल हो जाएगा। ये ध्यान रखना अभी नया कहां खुला है, तो बनारस में। गोरखपुर फिर क्यों चर्चा में है? एक अभी केयान इंडस्ट्री, केयान डिस्टिलरी का पार्ट वो खोला था हमने, जो अनाज आधारित इथेनॉल बनाती है। दूसरा क्यों गोरखपुर चर्चा में है? 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान, ये याद रखोगे। तो हाल ही में हाथी रेस्क्यू सेंटर कहां खोला गया? गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में, तो इसको ध्यान रखना। गोरखपुर शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। इस दौरान पीलीभीत टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ का नाम केसरी और बहराइच से लाए गए भेड़ियों का भी नामकरण किया गया। भेड़िया का नाम भैरव और भैरवी है ना, मतलब भेड़िया का नाम ये है और मादा भेड़िया का नाम भैरवी है। हाथी रेस्क्यू सेंटर गंगा नामक हाथी को रेस्क्यू करके रखा गया है। तो हाथी रेस्क्यू सेंटर खोला, तितली उद्यान खोला, कहां? गोरखपुर अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में। ग्रेटर नोएडा, तो केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस नगर में NSDC अंतरराष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया है, ध्यान रख लेना। फिर गोरखपुर क्यों चर्चा में है? इतने नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास। आपसे पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद या शहर में नानाजी देशमुख पार्क बन रहा है? तो नानाजी देशमुख पार्क आप याद रखोगे गोरखपुर में। हमारी नानी का घर कहां है जी? गोरखपुर में है, ऐसे ध्यान रख लेना। चलो फिर सवाल कौन सा सही है? 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का लोकार्पण किया गया है, बिल्कुल ठीक बात है। फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में NSDC अंतरराष्ट्रीय अकादमी को स्थापना की गई है, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? C। अब आ गए हम उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पे। इन 5 लोगों के नाम, 6 लोगों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कितने लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्राप्त हुआ। तो 24 से 26 जनवरी, याद रखना 26 जनवरी के दिन पे गौरव सम्मान दे रहे हैं। अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं हम? 24 जनवरी को मनाते हैं। 1950 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, इसलिए। इससे पहले ये यूपी ही कहलाता था, लेकिन यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत कहलाता था। 6 व्यक्तियों को दिया गया है, 2 तो कृष्ण जी हैं, कृष्णकांत शुक्ल और कृष्ण यादव, ये बनारस के बुलंदशहर के। 2 कृष्ण जी हैं, ठीक है। एक कर्नल साहब हैं, सुभाष
तो एक सुभाष है, एक मनीष है, तो ये वाला सा पकड़ लेना। दो कृष्ण जी हैं, दो ये सा वाले हैं, सुभाष और मनीष, याद रह जाएगी बात। एक हिमांशु बाबू हैं और एक इन सब की जय हो। उत्तर प्रदेश का गौरव मिला है ना, इन सब की जय हो। तो कौन कौन हो गए, दो कृष्ण जी हो गए, एक मनीष एक सुभाष जी हो गए, मनीष और सा दोनों का सा याद रखना। और एक क्या हो गए, एक हो गए हिमांशु जी, हिमांशु गुप्ता वृंदावन मथुरा से हैं, और इन सब की जय हो तो डॉक्टर जयसिंह बहराइच से। तो टोटल 6 लोगों को मिला है। संख्या भी याद रखना, कब मिला है ये भी याद रखना, नाम भी याद रखना, सवाल बनने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 24 से 26 जनवरी अवर शिल्पग्राम लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान 3 व्यक्तियों को दिया गया, ना 6 व्यक्तियों को दिया गया। 2 कृष्ण जी, 2 सासा वाले मनीष जी, सुभाष जी, और एक हिमांशु गुप्ता जी, और एक इन सब की जय हो। तो ऐसे याद रख लेना। तो क्या हो जाएगा, कौन सही नहीं है, केवल 2 सही नहीं है। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार को प्रोत्साहन नीति है ना 2024। 22 जनवरी को महाकुंभ प्रयागराज में हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में यह अनुमोदित किया गया। सरकार ने पूरी मंत्रिमंडलीय बैठक ही वहीं कर ली। आपने वो वीडियोस देखी होगी, योगी जी पानी उछाल उछाल के नहा रहे थे, सारे मंत्री नहला रहे थे मुख्यमंत्री जी को, तो वो उसी दौरान का दृश्य है। मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी प्रयागराज में, वहीं ये नीति अप्रूव हुई है। 22 जनवरी को महाकुंभ प्रयागराज में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह नीति अनुमोदित हुई। इस नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना। कितने के, 50,000 करोड़। कैन यू इमेजिन, 5 साल में। और एरोस्पेस और डिफेंस में A&D क्षेत्र में रोजगार का लक्ष्य 1 लाख अवसर रोजगार के इकट्ठे करना है। तो एरोस्पेस नीति जो है, यही सवाल आएगा। नीतियों से ऐसे ही सवाल आते हैं। PYQ उठा के देख लो, समझ में आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा जो यूपी एरोस्पेस तथा रक्षा नीति है उसका क्या लक्ष्य है। तो तुम बताओगे यूपी एरोस्पेस और लक्ष्य जो नीति है उसका, एरोस्पेस और रक्षा इकाई के रोजगार एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति है। आप कहोगे कि इसके तहत 5 साल में 50,000 करोड़ रुपया लाना है ना, और 1 लाख रोजगार इकट्ठे करने हैं, 1 लाख युवाओं को रोजगार देना है। खैर, रक्षा मंत्रालय द्वारा 25 से 26 अवधि के लिए उत्पादन को दोगुना करके 25 अरब अमेरिकी डॉलर और निर्यात 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी है। कौन सही है। 22 जनवरी को महाकुंभ प्रयागराज में उत्तर प्रदेश एरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति को अनुमोदित किया गया। इस नीति का लक्ष्य अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए आकर्षित करना और 1 लाख युवाओं को रोजगार देना। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस 32वां सत्र, अभी पीछे भी देख के आए थे। मुख्य विषय याद रखना, कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। ये डबल है, मैंने उस समय भी कहा था आपसे, और नोएडा में हुआ। जनजाति सांस्कृतिक समागम, तो जनजाति महाकुंभ नगर प्रयागराज में ही आयोजित किया गया। जनजाति सांस्कृतिक समागम याद रखना, तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम है ना, ये कहां आयोजित किया गया, ये बनारस में, IIT मद्रास और IIT BHU। लेकिन जनजाति सांस्कृतिक समागम प्रयागराज में सम्मिलित किया गया। इसमें देश भर से 15,000 से भी अधिक आदिवासियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश सरकार वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय, याद रखना सीधे सवाल पूछा जाएगा। वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के मध्य एक समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है कि वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो उत्तर प्रदेश में अपना पहला कैंपस ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेगा। मतलब किसी विदेशी विश्वविद्यालय का पहला कैंपस उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। यह नया कैंपस ग्रेटर नोएडा में पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा। ठीक, तो यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है 2025 को, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। और UN ने 2025 को, कल हम पढ़ के आए थे, क्वांटम टेक्नोलॉजी वाला वर्ष भी घोषित किया है। 26 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निजी उद्यमी गारंटी योजना के अंतर्गत निर्मित कौशाम्बी जिले के मंझनपुर के 15,000 मीट्रिक टन एवं सुल्तानपुर के हरिपुरा में 5,000 मीट्रिक टन के गोदामों का भी लोकार्पण किया। कोई बात नहीं। कुंभवानी चैनल, कुंभवानी चैनल कहां शुरू किया गया, तो ये प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान शुरू किया गया। 10 भाषा, और यहां भाषिनी जो AI हम पीछे पढ़ के आए थे, भाषिनी AI का भी यहां यूज किया गया। कुंभ
कुंभवानी एफएम था, कुंभवानी एफएम का क्या है, एफएम 103.5, तो इसको याद रखोगे, इसकी रेंज मगर अगर आपसे पूछ ले, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी 103.5, एफएम 103.5। ठीक। गारंटी मोचन निधि की स्थापना 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अद्यावधिक प्रतिवर्ष योजना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गारंटी मोचन निधि की स्थापना करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। कोई बात नहीं। 2 नए निजी औद्योगिक पार्क कहां बन रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश में एमएसएमई विभाग द्वारा सहारनपुर और मुरादाबाद, कहां, सहारनपुर और मुरादाबाद में 2 नए निजी औद्योगिक पार्क को मंजूरी प्रदान की गई है। सीधे सीधे पूछ लेगा सवाल यहां से, तो ध्यान रखोगे। यह निर्णय प्लेज प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इंजन्स योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। जनवरी 2023 में शुरू की गई यह योजना निवेशकों को कम ब्याज दर पर प्रति एकड़ 50 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की सहायता करेगी। 50 लाख रुपया ऋण प्रदान किया जाएगा प्रति एकड़, है ना। निजी पार्क कोई बना रहा है, तो एक निजी पार्क बनना है औद्योगिक सहारनपुर में, दूसरा बनना है मुरादाबाद में। और जब मुरादाबाद बोले तो मुरादाबाद को आपको ध्यान होना चाहिए कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का पीतल नगरी है। साथ ही साथ आपको ध्यान होना चाहिए कि पहला SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां बना था, वो भी मुरादाबाद में बना था। गारंटी मोचन निधि की स्थापना, ये तो हम अभी पढ़ी आए। पहली डबल डेकर ईवी बस सेवा कहां शुरू की गई, लखनऊ में। लखनऊ के नागरिकों के लिए पहली डबल डेकर ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, डबल डेकर बस है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। ओहो, बैठने का आनंद ही अलग है। आगे चलते हैं। CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत, ये क्या है, 15 से 18 नवंबर 2024 के मध्य भारतीय उद्योग संघ CII द्वारा लखनऊ में ये आयोजित किया गया है ना। एग्रोटेक इंडिया कहां, लखनऊ में। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है। मुख्य विषय क्या है, हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना। तो इसको ध्यान रखोगे। कौन सा सही नहीं है, फरवरी में महाकुंभ नगर प्रयागराज में जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 शुरू किया गया, 15,000 आदिवासी वहां आए थे। बिल्कुल ठीक है सर। हमसे पूछा है क्या सही नहीं है। नवंबर 2024 में MSME विभाग द्वारा महाराजगंज और गोरखपुर में 2 नए निजी औद्योगिक पार्क खोले जा रहे हैं। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, एक सहारनपुर एक मुरादाबाद है। आप भी ना सर भाई मैं ना भूलता, मुझे तो याद सर है, दूसरा गलत हो गया। 15 से 18 नवंबर 2024 को भारतीय उद्योग संघ द्वारा CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत का आयोजन पहली बार लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। ये बिल्कुल ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखोगे। कृषि भारत 2024 भारतीय उद्योग संघ लखनऊ। तो कौन सा सही नहीं है, केवल 2 हो जाएगा इसमें से जो सही नहीं है। फिर कुंभ सहाय AI चैटबॉट, ये क्या है, कुंभ में हेल्प के लिए 10 भाषाओं में ये AI आधारित चैटबॉट था जो हेल्प कर रहा था लोगों की। प्रयागराज महाकुंभ 2025 हेतु पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यह चैटबॉट श्रद्धालुओं के लिए विकसित किया गया पहली बार। इससे श्रद्धालुओं को 10 से अधिक भाषाओं में लिख और बोलकर सूचनाएं प्राप्त हो सकती थी, कोई भी जो भी जरूरत की बात है। उत्तर प्रदेश में पहला निजी टेक्सटाइल पार्क है। वो 2 कौन से थे, निजी औद्योगिक पार्क थे, सहारनपुर मुरादाबाद वाले। ये निजी टेक्सटाइल पार्क है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग। उत्तर प्रदेश द्वारा शामली में इसके बनाए जाने की घोषणा की है। कहां, शामली। भाई सांवला सांवला सा है तू, बढ़िया से टेक्सटाइल पहना कर, तब स्मार्ट सा लगेगा। ओके ठीक है। चलो 726 करोड़ रुपए की लागत से यह पार्क शामली जिले के कैराना तहसील के गांव जिजान में बनाया जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश के वस्त्र और गारमेंट नीति 2022 के तहत विकसित किया गया है। तो निजी टेक्सटाइल पार्क है कहां, शामली में। ठीक है। और शामली से याद आया कि शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे उत्तरी जिला क्या नाम है, सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, सबसे छोटा जिला हापुड़ है, पुड़ियासी है। ठीक। चलो टोटल जिले 75, भाई 76 जिले ना है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। 76वां अस्थाई था, पेपर में आएगा ऑप्शन काट देना। 75 जिले हैं टोटल। अगर पूछे कि महाकुंभ के दौरान कितने थे तब 76 लगाना। 8वां दीपोत्सव
दीपावली के अवसर पर 8वां दीपोत्सव पर्यटन विभाग, किसने? पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा राम की पैड़ी अयोध्या में आयोजित किया गया। जैसे हर की पैड़ी हरिद्वार में, वैसे ही राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे अयोध्या में है। इसमें एक साथ 1121 लोगों द्वारा सरयू जी की आरती एवं 25 लाख से ज्यादा 25.12 लाख से अधिक दीप प्रज्वलन कर कीर्तिमान दर्ज किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह बात दर्ज हो गई। सवाल क्या सही है? 30 अक्टूबर को पर्यटन विभाग, तो 30 अक्टूबर है, पर्यटन विभाग द्वारा राम की पैड़ी अयोध्या में 8वां दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें एक साथ 1121 लोगों द्वारा सरयू जी की आरती और 25 लाख से अधिक दीप प्रज्वलन कर कीर्तिमान बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बिल्कुल ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक, चलो। उत्तर प्रदेश के पहले पीपीपी मोड पर बने मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन, ठीक, कहां बना है? महाराजागंज, जिसको याद रखोगे तो सीधा सवाल पूछ सकता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा महाराजागंज जिले में राज्य के पहले पीपीपी मोड पर बने स्थापित केएमसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। तो ये पीपीपी मॉडल पर है, मतलब इसमें सरकार और पब्लिक दोनों का ऐसा कुछ है सिस्टम, ठीक है। तो पहला है, इसलिए ध्यान रख लेना, महाराज जी की कृपा से पहला मेडिकल कॉलेज बन गया, ऐसा ध्यान रखना। महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज। मैंने पिछली कई वीडियो में महाराजागंज, मेरे मुंह से महाराजा ही निकलता है, तो एक लाल कमेंट कर रहा था, कितनी गलतियां बोलते हो, महाराज को महाराजागंज कह रहे हो भाई, मेरे तेरा परीक्षा में से सवाल गलत हो जाएगा, है ना। खैर, कैसे कैसे, मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं इस दुनिया में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लखनऊ में क्या हुआ? पहली डबल डेकर ईवी बस चली, बिल्कुल ठीक है सर। प्रयागराज में क्या हुआ? पहला एआई आधारित सहायक चैटबॉट लॉन्च किया हमने, कब? कुंभ के दौरान। गोरखपुर में पहला निजी टेक्सटाइल पार्क क्या गोरखपुर में खुला है? क्या सर? शामली में खुला है। और 2 नए औद्योगिक पार्क भी मुझे याद है सर, सहारनपुर और मुरादाबाद में खुले हैं, ठीक है। तीसरा गलत हो जाएगा। महाराजागंज उत्तर प्रदेश के पहले पीपीपी मोड आधारित मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है? केवल 3 इनमें से हो जाएगा जो सही नहीं है, ठीक। चलो, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये क्या है? 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के अंतर्गत वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु विश्व बैंक के द्वारा पोषण कराए जाने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना डीपीआर 24-25 से 29-30 यानी 24 और 6-29 6 साल के लिए कुल ऋण धनराशि इतने लाख रुपए परियोजना क्रियान्वयन हेतु विशेष वाहन उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन को अनुमोदन दे दिया है। कोई बात नहीं। अंतरराष्ट्रीय रोग आरोग्य केंद्र, ये कहां बना है? 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बागपत जिले में, कहां? बागपत जिला। और भाभी बागपत किसके लिए पढ़ के आए थे? कृषि वाले जो उपकरण थे उसके लिए, ओडीओपी में। इस केंद्र की स्थापना हेतु तहसील व परगना बागपत के ग्राम हरिया खेड़ा की ग्राम सभा में 1 हेक्टेयर, लगभग 1 हेक्टेयर जमीन पर भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। और अंतरराष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र बनाएंगे। तो सर अंतरराष्ट्रीय योग और कहां मनाओगे? तो बाग में मनाएंगे, जहां बाग होगा वहां मनाएंगे। बागपत और हरि जी की शरण में मनाएंगे, हरिया खेड़ा गांव। ओहो, याद हो गया सर, वाह। चलो आगे चलो। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, पता नहीं मेरा अंदर से मन कह रहा है ना, अंदर से मन कह रहा है कि सर इससे सवाल जरूर आएगा। इसलिए मैं भी इतना शैतान हूं कि मैं इसका प्रॉपर ब्रोशर ले आया निकाल के, जहां से जो सरकार द्वारा जारी किया गया है। क्योंकि अभी यूपीएई की परीक्षा में यह पूछा कि इसके अंतर्गत उद्यमी की योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो 8वीं पास, यही परीक्षा का सवाल है। खैर, 1 अक्टूबर को सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रतिवर्ष लाख युवाओं को वित्त पोषित कर स्वरोजगार के मिशन के तहत आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों, प्रतिवर्ष 1 लाख है, प्रतिवर्ष 1 लाख का यूज कर युवाओं को रोजगार देकर इनमें इन्वॉल्व करके अगले 10 सालों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयां बना देंगे। इतना उद्योग पैदा करेंगे यो धारावाही जोगिंदर, इतना उद्योग पैदा कर देगा, किसी ने सोची ना होगी इस योजना के तहत। चलो, इस योजना के संचालन हेतु जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र जिला स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी है। अब मैं तुम्हें इसका वो दिखा देता हूं, जो इसका ब्रोशर लाए हैं निकाल के, ताकि उसमें और भी कुछ चीज छूट रही हो तो पता चल जाए। खुल जा सिमसिम, यो है भाई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना विवरणिका, आपको दिख रही होगी। इसकी टैगलाइन क्या है?
टैगलाइन भी पूछ सके भाई, हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर, और ये चिड़िया सी उड़ रही है, ठीक है। तो आप क्या ध्यान रखोगे, हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर। सवाल पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है कि आएगा, तो हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो हर कदम उद्यमिता और हर युवा रोजगार की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर, ठीक है। ये इस पे साइन वाइन बने हैं, और ये जो है इसका वो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, इसका नाम है सीएम युवा, ठीक है। चलो, देश के सर्वाधिक युवाओं वाले उत्तर प्रदेश में युवाओं की असीमित क्षमता को गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने हेतु इस अभियान की शुरुआत की गई है, मिशन मोड में शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य सूक्ष्म उत्पादन और सेवा क्षेत्र की 1 लाख इकाइयों की स्थापना करना है। यह भी हमने उसमें पढ़ लिया। टोटल कितनी, 10 लाख इकाई बनाएंगे, 1 लाख, और 10 साल में 10 लाख बनाएंगे। 10 वर्षों में कुछ 10 लाख युवाओं को रोजगार युक्त बनाना है। ध्यान रखना, 10 साल में 10 लाख युवा। योजना की मुख्य बातें, कौशल प्रशिक्षण युवाओं को उत्पाद में धरा जाता हूं, कौशल प्रशिक्षण युवाओं को उत्पाद सेवा संबंधी उद्यम स्थापित कराकर रोजगार से जोड़ना है। उसके सिवा प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान कर 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को रोजगार देना है। ये जरूर याद रखना, ये पूछ सकता है। प्रथम चरण में क्या होगा, 5 लाख तक की परियोजनाओं हेतु 4 वर्षों तक 100% ब्याज मुक्त गारंटी, मतलब 5 साल, अगले 4 सालों के लिए 5 लाख रुपए अगर आप लोन लेते हो तो 100% ब्याज फ्री। सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 15%, ओबीसी को 12.5%, एससी एसटी को 10%, और आकांक्षात्मक जिले जो हैं ये इनको 10% स्वयं अंशदान जमा करना होगा। इसका मतलब सामान्य वर्ग का है तो 15% जमा कर दे, जो जितने का पैसा तुम कर रहे हो, 5 लाख का लोन ले रहे हो तो जो और वो करोगे, ठीक है। परियोजना में 10% मार्जिन मनी अनुदान 4 वर्षों तक की प्रतिपूर्ति है। परियोजना लागत में भूमि, भवन और सम्मिलित नहीं होगा, मतलब जो आप काम कर रहे हो उसमें भूमि का आप वो नहीं जोड़ोगे, तथा कुल परियोजना का न्यूनतम 10% टर्म लोन के रूप में अनिवार्य होगा। ये इसकी और बात है, तो ये ध्यान रखना। द्वितीय चरण क्या है, फिर वापसी करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। पहले चरण में जो पैसा वापस कर देंगे सरकार को कि भाई हमने लिया, ये ले लो, वो पात्र होंगे। फिर 10 लाख रुपए तक आप अनुदान ले सकोगे। इस परियोजना में 10% वही टर्म लोन होगा, ठीक है। फिर पात्रता की शर्तें, आयु सीमा पूछ सकता है कितनी होनी चाहिए, युवा कौन होगा, 21 से 40, यहीं से सवाल बना यूपीआई की परीक्षा में। शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम 8 उत्तीर्ण, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष को वरीयता प्रदान की जाएगी, लेकिन कम से कम 8वां तो हो ही। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, प्रशिक्षण योजना, इन सबके मान्यता शैक्षणिक संस्थान, कौशल प्रमाण पत्र आदि, डिप्लोमा भी हो आदमी के पास, ठीक है। आवेदन इस पे कर सकते हैं। जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र ऑनलाइन आवेदन का प्रेक्षण उपरांत ऑनलाइन बैंकों के रूप में प्रेषण कर देंगे बैंकों को। बैंकों के स्तर पर प्राप्त आवेदनों को समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा। बैंकों द्वारा ऑनलाइन रूप से मार्जिन मनी, ब्याज उपादान और इन सबकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल लेन देन के सापेक्ष ₹1 प्रति ट्रांजैक्शन या अधिकतम 2000 रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त अनुदान प्रति लाभार्थी दे होगा कि अगर तुम डिजिटल ट्रांजैक्शन उसमें लेते हो तो इतना रुपया और मिलेगा, 2000 रुपया, ठीक। समस्त योजना के समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, बस इतना ही है, खत्म हो रहा है। लेकिन मेरा यह है कि सवाल इससे आने की संभावना है, सरकार ने खूब क्या प्रचार किया है, इसलिए योजना में समस्त राष्ट्रीय बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक और इनके द्वारा सभी वित्तीय संस्थाएं ऋण हेतु पात्र हैं। ध्यान रखना, केवल कोई ग्रामीण बैंक लोन नहीं देगा, कोई बैंक, सारे बैंक जो भी हैं सब ऋण दे सकते हैं इसके तहत। तंबाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल, बात युक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेट, पटाखे, प्लास्टिक, कैरी बैग अथवा भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी के उत्पाद इसमें पात्र नहीं होंगे। जी हम तो शराब की फैक्ट्री लगाएंगे, पैसा दे दो, कान पे मार के भगा देगा। योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होगा। जिले स्तर पर जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। सहयोगी बैंक यो सब हैं, सारे बैंकों का दे दिया, सभी बैंक हैं, है ना। चलो, तो कुल जमा हमने ये खत्म कर लिया। इससे सवाल आ सकता है, ठीक। चलो, मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान से, ठीक है, तो हमने ये देख लिया। कौन सा सही नहीं है, अब पूछो, अब पूछना कौन सा सवाल पूछता है, अभी पूछ लेंगे। 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, 1 अक्टूबर याद रखना, ठीक है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान जो है शुरू किया गया, ठीक है। इसके तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित कर स्वरोजगार के मिशन के तहत आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करना है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। वो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना 2। क्योंकि दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं, ठीक। चलो, उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक औद्योगिक नीति
5-10 मिनट भी नहीं लगेंगे, कक्षा थोड़ी सी और बची है, 3-4 सवाल बचे हैं। उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024, 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा इसके प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह नीति पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में काम करेगी। जो प्लास्टिक चीजें हैं उसके जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, बायोप्लास्टिक, है ना, जो बायोडिग्रेडेबल हो और कंपोजेबल हो, है ना, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाने, निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने, अपशिष्ट प्रबंधन को करने, इन सब कामों के उद्देश्य से यह काम किया गया है। फिर अगली घटना, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा को उद्योग का दर्जा। तो जो आईटी सेक्टर की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसको उद्योग का दर्जा दे दिया गया है उत्तर प्रदेश में। 1 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद द्वारा इसको उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। मोटे अनाज का क्रय नीति का निर्धारण, तो उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा खरीफ की वर्ष के लिए मोटे अनाज इन सब के क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2225 रुपया है, बाजरा का 2625 रुपया है, बाजरा 400 रुपया महंगा है। ठीक है, बस ये याद रखना और याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ है, सेमीकॉन इंडिया, हालांकि ये पुरानी वो है, मतलब पुरानी घटना है, सितंबर की है। मैं मना करता हूं इतनी पुरानी चीजें ध्यान रखने के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि सेमीकंडक्टर पे खूब जोर है, सरकार अपनी नीति ले आई, पूरा सब सेमीकंडक्टर के क्या रहे बुरी तरह से, तो सेमीकंडक्टर सेमीकॉन इंडिया का आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ था। यह बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। इसका केंद्रीय विषय क्या था, शेपिंग अ सेमीकंडक्टर फ्यूचर, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ठीक, चलो। उत्तर प्रदेश सरकार ने सैनिक स्कूल, यह सवाल पूछा भी गया था, शायद पीसीएस में पूछा गया था, किसमें पूछा गया था, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, ये ध्यान रखना उसमें यही पूछा था जहां सवाल था किसने उद्घाटन किया, तो जगदीप धनखड़ जी ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। 76 करोड़ की लागत से निर्मित यह स्कूल पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। यद्यपि 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी, आवासीय सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश में पहला जो सैनिक स्कूल खुला था वो मुख्यमंत्री संपूर्णानंद ने 1960 में लखनऊ में खोला था। तो कई लखनऊ में है और भी कई जगह हैं, तो लखनऊ वाला पहला था, ये पूर्वांचल का पहला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने उद्घाटन किया है। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, इसको भी ध्यान रखना है ना। चलो, ये कैंपरियागंज महाराजागंज में, ये कहीं कहीं गोरखपुर भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं गोरखपुर भी लिखा हुआ है, तो कैंपरियागंज रेंज याद रखना। महाराजगंज में जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई गिद्ध के किंग गिद्ध के संरक्षण को समर्पित विश्व का पहला केंद्र है। और पूछा जाता है डी क्लोनोफेक नामक ऐसी कुछ दवाई है, उसकी वजह से जो गिद्ध थे वो मर गए, दर्द निवारक थी बेसिकली। 5 हेक्टेयर क्षेत्र में यह निर्मित है। कौन सा सही है निम्नलिखित में से? 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया का आयोजन किया गया, बिल्कुल सही है। 7 सितंबर को उपराष्ट्रपति ने कुशीनगर में किया क्या? ना, कहां किया? गोरखपुर में। अभी तो पढ़ के आए हो यार, गोरखपुर। ठीक है, चलो। कैंपरियागंज महाराजागंज में एशिया का पहला एशियाई गिद्ध किंग संरक्षण, विश्व का पहला जटायु और प्रजनन केंद्र खोला गया है, यह भी बिल्कुल ठीक है। कौन से सही है? तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रोड टू स्कूल कार्यक्रम, ये क्या है? तो 20 अगस्त 2000, अब अगस्त की घटनाएं आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में, कहा गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का ही एक अग्रिम भाग है ना। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, तो ग्रेटर नोएडा में ट्रेड शो हम लगाते हैं, बढ़िया है ना, ट्रेड इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए। दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण 2023 में हुआ था। ट्रेड नेशनल की सोर्सिंग अद्वितीय मंच, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच, अच्छा सोर्सिंग, इसको देख लेना क्या है एग्जैक्टली, कुछ मिस टाइप है। इस वर्ष ट्रेड शो में वियतनाम पार्टनर कंट्री था, तो याद रखना ट्रेड शो में कौन था? वियतनाम पार्टनर कंट्री था। ठीक, चलो। उत्तर प्रदेश राज्य का राजधानी, यहां से सवाल बन सकता है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। अभी तक बनाया नहीं है, पता नहीं किसी भी परीक्षा में यहां से सवाल नहीं बनाया एससीआर से, लेकिन मुझे क्यों अंदर से फीलिंग है कि एक उद्यमी योजना और एक इससे सवाल जरूर बनेगा। ठीक, चलो। तो 6 अगस्त को राज्य ने मंजूरी दी, है ना। जैसे एनसीआर है ना, एनसीआर में कितने राज्यों की जमीनें आती हैं? तो सर राजस्थान की आती है, जबकि राजस्थान दिल्ली से सीमा टच नहीं करता है। हरियाणा की आती है और उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं। ठीक है, चलो। इस अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर के गठन को प्रावधान दिया गया है। 6 जिले हैं, जिले याद रखना 6 हैं। 6 जिले याद कैसे करोगे? LHS, सबसे पहले LHS है ना, मतलब लखनऊ, हरदोई और सीतापुर। देखो 6 जिले हैं टोटल, है ना। LHS बराबर RHS ऐसे याद रखते हैं, तो 3 और 3 6 हो गए, ऐसे ध्यान रख लेना। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, LHS, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। तो
URB है ना, BRU ब्रू है ना, ब्रू कुछ भी याद कर लेना, ब्रू कॉफी आती है ना, BRU, तो LHS बराबर ब्रो है ना, तो BRO की जगह BRU कर देना, LHS है ना, तो LHS बराबर ब्रो, नॉट RHS, तो ब्रो, ठीक है, तो BRU कर देना उसकी जगह, ब्रू कॉफी भी आती है, तो B से नाम याद कर लेना, B से बाराबंकी, R से रायबरेली, U से उन्नाव, तो कुल जमा LHS बराबर ब्रो, याद रहेगी, O की जगह U, तो LHS बराबर ब्रू, ठीक है, ध्यान रह जाएगी बात इतने। और इसका क्षेत्रफल वैसे पूछा नहीं जाएगा, 27 और लास्ट में 26 है, ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं, 27 है और लास्ट में 26 है, तो 28 कह रहा था मैं, तो रह गया, तो बोले तू 2 चला जा, 8 बीच में आ गया है ना, तो ध्यान रह जाएगा, इससे ध्यान रह जाएगा, 27 और 26 बीच में 8, 27 26 बीच में 8, ठीक है। चलो इतना क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां होगा? लखनऊ में होगा। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे, ये भी बात ध्यान रखोगे, सवाल कुछ भी बन सकता है, इससे बढ़िया सवाल बनेगा। प्राधिकरण 2024 को मंजूरी दी गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 6 जिले शामिल हैं, कौन कौन से? LHS लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर और ब्रू BRU यानी बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, बिल्कुल ठीक है। 27-26 बीच में 8 किलोमीटर में शामिल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय बनारस में क्या करेंगे? मुख्यालय बना के लखनऊ में होगा। तीसरा गलत है, कौन सा सही है? 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है, ठीक है, केवल 1 और 2 सही है, ठीक। चलो संभवतः अंतिम घटना है ये, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। तो परीक्षा प्रणालियों में नकल को रोकने के लिए अधिनियम लाया गया है। आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, उस एडमिट कार्ड पे भी नीचे इस अधिनियम का जिक्र है। तो इसकी क्या क्या वो है, पेपर में सवाल बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 जुलाई 2024 को, जुलाई की घटना है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों पर रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया गया। 6 अगस्त को राज्यपाल की स्वीकृति से यह विधेयक इंफोर्समेंट में आया। इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 के प्रावधानों में बदलाव करते हुए, इससे पहले कौन सा था? 1998, इसमें परीक्षाओं में प्रावधान करते हुए सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने के कड़े प्रावधान किए गए हैं। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में शामिल लोगों ध्यान रखना, लोगों, अभी बताऊंगा लोगों पे क्यों जोर दे रहा हूं। लोगों के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास है और अधिकतम 1 करोड़ रुपया का जुर्माना है। अधिकतम 1 करोड़ रुपया जुर्माना, आजीवन कारावास, बात ध्यान रहेगी, जी सर रहेगी। अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC, राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ उन सभी नामित प्राधिकरणों, निकायों और एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को शामिल किया गया है जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। इसमें सरकारी नौकरियों के नियमितीकरण और पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है कि कोई संविदा पे लगा हुआ है, नियमितीकरण के लिए परीक्षा हुई, वो भी शामिल है। पदोन्नति की जो परीक्षा होती है, हालांकि यूपी में पदोन्नति की परीक्षाएं बहुत कम होती हैं, है ना, विभागों में कराई जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो भी इसमें शामिल है। अधिनियम के तहत यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी लिप्त होती है तो हमेशा के लिए, हमेशा ध्यान रखना, काल वित्तीय बोझ उससे वसूला जाएगा, पहली बात तो उस एजेंसी से, और हमेशा के लिए उसको, हमेशा के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। यह बात याद रखने योग्य है। इस अधिनियम में छात्रों को कारावास या जुर्माने या दंड की परिधि में शामिल नहीं किया गया है। मतलब जो पेपर दे रहा है, यद्यपि वो उनके साथ हो सकता है कि उसने नकल के लिए पैसा दिया हो, कुछ करा हो, लेकिन उसको सजा या वो कुछ नहीं किया जाएगा। उसके स्थान पर क्या किया जाएगा? सिर्फ अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण छात्रों को शामिल होने पर उनका परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा और आगामी 1 वर्ष के लिए उन्हें डिवार्ट कर दिया जाएगा परीक्षा से। तो यह बात ध्यान रखना कि जो परीक्षार्थी है, अगर उसने पैसा दिया है, जो लोग नकल करा रहे हैं उन्हें तो आजीवन कारावास और 1 करोड़ का दंड लेगा, लेकिन परीक्षार्थी है तो उसको ना तो कारावास होगा ना दंड होगा, लेकिन उसकी वो परीक्षा कैंसिल कर दी जाएगी, उसका रिजल्ट रोक दिया जाएगा और आगामी 1 वर्ष तक जो भी पेपर है उसमें उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, उसमें उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। कौन सही नहीं है? अंतिम सवाल। 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा यह पारित कर दिया गया, ठीक है। 6 अगस्त को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। इस अधिनियम में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक के मामले में शामिल लोगों को अधिकतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम 1 करोड़ रुपया का जुर्माना है, बिल्कुल ठीक है।
परीक्षा में प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली कंपनी या सेवा प्रदाता को हमेशा के लिए काली सूची में डालने का प्रावधान है, बिल्कुल ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा जो सही नहीं है। तो इस प्रकार हमने उत्तर प्रदेश विशेष भी आज ही कंप्लीट कर लिया। आप इतनी रात तक लगातार बैठे हुए हैं, कक्षा देख रहे हैं, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, है ना। और आपकी मेहनत ये शो करती है, आपका डेडिकेशन ये शो करता है कि आप इस परीक्षा के लिए सीरियस हैं। तो जो साथी बाद में भी देख रहे हैं वो भी सीरियस ही हैं। बहुत सारे लोग 2x की स्पीड पर देख लेते हैं, कम समय जाता है, अच्छी बात है, ये अपने अपने समय को बचाने का तरीका है। समय कम है, हर वीडियो में कह रहा हूं रिवीजन करिए। आज के बाद 3 वीडियो और आएंगी, 19, 20 और 21। अगर कोई सब कुछ ठीक ठाक रहा, कहीं कंटेंट बनाने में या कुछ दिक्कत हुई या कोई समस्या हुई या लंबा थोड़ा ज्यादा समय चलेगा तो 22 तारीख को आपकी ये मैक्सिमम 22 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। आपका क्या काम है, पुरानी वीडियोस उठा के रिवाइज करते रहिए, या किताब पे आपने मेरे साथ हाईलाइट किया है तो उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अंततः सफलता तो आपको रिवीजन से ही मिलेगी। और अगली तीनों क्लासें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मिसलिनियस से सवाल काफी आते हैं, करंट अफेयर्स में खेल से तो आता ही आता है। तो अगली तीनों क्लासें इंपॉर्टेंट है। अगली 2 क्लास में मिसलिनियस वाला जो संक्षिप्त अंक की है उसको करेंगे और लास्ट में खेल करेंगे। उसके बाद 24 तारीख को मैंने आपसे कहा है कि मैं एक कक्षा और लूंगा जिसमें जो पॉइंटर वाले फॉर्मेट में शुरू में दिए हैं वो हम कर लेंगे, ताकि ताजा हमें याद रहे, जो परीक्षा में हमारा पहुंच जाए। ठीक है, तो आप जितना हो सके इस समय रिवीजन करिए, बेसिक फैक्ट्स को रिवाइज करिए, बेसिक फैक्ट वाले चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आज 2 वीडियो हो गई, थोड़ा मेरा भी गला आवाज दे रहा है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी, मास्टर के लिए पेट्रोल दे जाया करो, कमेंट कर जाया करो, है ना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक वाइक कर दिया करो, अपने दोस्त सखा मित्र मंडलियों के साथ, दोस्त सखा सहेलियों के साथ साझा कर दिया करो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।